नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट ईवीएस की वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या अब तक आने वाले जितने भी प्रश्न वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने। आपने देखे होंगे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनमें क्या है, उनकी प्रतिदिन डायरियां लिखवाई जाती हैं। मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है ये आपको बताना है। यानी बच्चों को अगर हम, आप जानते हो 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को अगर हम डायरियां लिखने के लिए कहते हैं, और तो डायरियों में बच्चे क्या लिखते हैं, उसमें उन बच्चों का जो है किस कौशल का विकास होता है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अनुमान लगाने का कौशल आपको प्राप्त होगा, अनुमान लगाने का जो कौशल है उसका विकास यहाँ प्राप्त होगा, लेखन कला का कौशल होगा, संप्रेषण होगा या मापन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रेषण हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक जो है प्रश्न का उत्तर देंगे, तो क्या होगा इससे क्या होगा, बच्चों में किस कौशल का विकास होगा, संप्रेषण कौशल का विकास होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, सीटेट में 2-3 बार पूछा गया अभी प्रश्न है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, बताओ अब किस प्रकार विकसित की जा सकती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, आपको बताना है, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल जैविक अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या उपरोक्त सभी। तो आप कहो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे बोला पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको बताना है पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, आप बोलोगे सर आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, संस्कृति आती है, मकान आते हैं, सड़कें आती हैं, पूजा स्थल आते हैं, और भी काफी आते हैं जो कि जैविक और अजैविक सब में शामिल है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, ये सब क्या है, परिवेश के हैं, ठीक है। और कुछ प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, ये भी क्या है, आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में शारदा एक्ट का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बताइए शारदा जो एक्ट है ये किससे संबंधित है, और शारदा एक्ट ये कब आया था ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा कि बाल विवाह से संबंधित है, दहेज प्रथा से संबंधित है, बाल श्रम से, या अनिवार्य शिक्षा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। और ये जो है ये कब आया था, ये आपका जो एक्ट है ये आपका कब आया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये आया था 1929 में आया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा इसमें क्या था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लड़कों की आयु थी वो 18 वर्ष तय की गई थी शादी के लिए, और लड़कियों की 14 वर्ष तय की गई थी इस एक्ट के तहत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, बताओ ऐसा कौन सा जो बच्चों को सीखने के लिए ऐसा कौन सा अवसर है जिसको आप बच्चों में क्या है नहीं बताएंगे या उनके लिए नहीं करेंगे, बताइए बताइए। तो आप बोलोगे बच्चों को समस्या, यानी बच्चों, एक बार बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना, उनकी अवधारणात्मक रचना को स्पष्ट करने में मदद करना, मदद शब्द रॉन्ग होता है यहां, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। बताइए क्या नहीं करेंगे। देखिए बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना बात सही है, मदद करना वैसे गलत बात है, लेकिन यहाँ अवधारणा संरचना की बात आ रही है तो मदद करना यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। उन्हें सुझाव देंगे, संकेत भी देंगे
कि वो नया ज्ञान सीखे, यानी कोई भी प्रश्न है उसको करने की कोशिश करें, खुद करके सीखें। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे नहीं, यहां समझा देंगे का मतलब क्या है, रटाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रटने की बात हो रही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, बच्चों को सामाजिकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है, बताइए। क्या परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से? तो आप बोलोगे परिवार से प्राप्त होता है। और बच्चे की पहली जो है शिक्षिका कौन होती है, वो उसकी माँ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और परिवार जो है वो समाज का क्या है, एक मूलभूत इकाई है या छोटी इकाई है, ये भी हम कह सकते हैं। और परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैराथन क्लास में। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको बताना है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, बताइए क्या है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त होता है, दूध में, मांस में, सोयाबीन में, या अंडा में? तो आप बोलोगे सोयाबीन में होता है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूध में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन जो आपका ए है वो किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, बताइएगा दोस्तों कैसा होता है। और ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा होता है ये आपको बताना है। क्या सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बता दूं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, 10% भोजन जाता है, ठीक है। और 10% का नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। और ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, बताइए। यानी जो प्रकृति में, नेचर में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है, या हरे पेड़ पौधे हैं, बताइएगा क्या है। तो आप बोलोगे हरे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपको कहां से प्राप्त होती है, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ये CO2 का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण किसका करते हैं, CO2 का करते हैं। और जबकि ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है कि उत्सर्जन CO2 का करते हैं या O2 का करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है, बताइए। छात्रों के सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्व एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए छात्रों के सीखने के लिए कई स्थान होते हैं, कई संस्थान होते हैं, या संसाधन भी हम कह सकते हैं। क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए उनके पास सामग्री होना, तो सामग्री नहीं होगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे। दूसरी बात ग्रंथालय की भी होती है जरूरत। सर्व प्रोजेक्ट निर्माण, जब तक प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं करेंगे जब तक सीखेंगे कैसे। तो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी 10 का जो है डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे क्या बोला, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, बताइए। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। और आपको ये बताना है कि तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, तंबाकू नहीं, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध, तंबाकू निषेध जो आपका दिवस है ये कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। आपको बताना है धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है, तपेदिक है, कैंसर है, अल्सर है, या अनिद्रा है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे धूम्रपान से क्या होता है, मुख्य दो रोग होते हैं, फेफड़ों तथा मुख का कैंसर। कैंसर तो होता है, एक फेफड़ों का हो सकता है और एक मुख का कैंसर हो जाता है, मुख यानी मुंह का कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत तथा मात्रा होती है, बताइए। यानी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है ये आपको बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन की। तो कमेंट करिएगा वायुमंडल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है। तो सबसे पहले बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 21% होती है। लेकिन वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें
तो नाइट्रोजन की क्या हो जाती है आपकी 78.09 किसकी होती है आपकी नाइट्रोजन गैस की होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, ये भी आपकी कौन सी है नाइट्रोजन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है नाइट्रोजन है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है दूध में पाया जाता है, यानी जिसे मिल्क कहते हैं दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स नामक रोग किससे होता है ये आपको बताना है। स्कर्वी नामक रोग किससे होता है ये आपको बताना है। तो स्कर्वी आप जानते होंगे, स्कर्वी किससे होता है कमेंट करिएगा। आप बोलोगे विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है स्कर्वी होता है। और रिकेट्स नामक रोग किससे होता है ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रिकेट्स नामक रोग किससे होता है ये आपको बताना ही बताना है, बताइएगा। और जब तक आप मुझे बताइए विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, आप बोलोगे दूध में पाया जाता है, सही बात है। और किस में पाया जाता है, और गाजर में पाया जाता है, और गाजर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, और मक्खन में पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि रिकेट्स नामक जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या बोला है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, बताइए। सब जानते हैं 72 होती है, ठीक है, कितनी होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार जो आपका हृदय होता है वो धड़कता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक एक आपका प्राकृतिक हो गया और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच में इनमें क्या कौन सी क्रिया का संबंध है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी क्रिया का संबंध है। क्या वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है। आप कहोगे ये तो तीनों ही सही है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का, दक्षता यानी दक्षता का मतलब क्या होता है ऊर्जा का विकास करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका चुनाव करना चाहिए, बताइए। यानी बच्चे जो हैं खोज करके सीखें और उनमें इसकी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी का विकास होना चाहिए। तो बताओ एक शिक्षक इसके लिए क्या करेगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जब तक मैं आपको ऑप्शन पढ़ रहा हूं। पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय से पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी क्या है पसंद करते हो, जिसे क्या है अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी का मूल क्या होता है, विद्यार्थी का मूल होता है कि आपको क्या करना है, आपको शिक्षक हो आप, तो आपको क्या करना है स्कूली जीवन को उसके बाहर यानी दैनिक जीवन से भी जोड़ना है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा और ऐसी ही आपको शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये रीट में भी आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है, यूपी टेट का भी प्रश्न है। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात होता है। अब आपको बताना है कि शिक्षक तो एक होगा, ये बात हो रही है आपसे क्या बोली है, देखिए प्राथमिक की नहीं बोली है और ना ही इसमें आपकी माध्यमिक उसकी बोली है, ना जूनियर की बोली है, तो आप दोनों में से किसी की नहीं बोली है, तो आपको ये प्राथमिक का ही मानना है। ठीक है दोस्तों, और प्राथमिक के में ही पेपर में आता है ये। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है ये आपको बताना है, यानी आपको पता होना चाहिए कि एक शिक्षक पर कितने 30 बच्चे हो सकते हैं। जबकि ये बात किसकी है, प्राइमरी की, प्राइमरी की है दोस्तों। प्राइमरी में तो ये हो जाएगा, प्राइमरी में हो जाएगा, लेकिन जूनियर में क्या होता है, जूनियर में होता है 1:35। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जूनियर का आएगा प्रश्न तो आपको 1:35 लगाना है, जबकि यहां सिर्फ कुछ नहीं बोला है, ना प्राइमरी ना जूनियर, तो आपको प्राइमरी ही टिक करना पड़ेगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस बार इस प्रश्न की आने की संभावना भी ज्यादा है। मौसम के दृष्टिकोण से
उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। अब आपको बताना है कि उष्णीय कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य लक्षण है। बताइए क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी। बताइएगा। साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। भाई उष्ण का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, जहां क्या हो, वर्ष भर गर्मी रहती हो। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला है? देखिएगा, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। यानी पर्यावरण की जो आप पाठ्यचर्या बच्चों को पढ़ा रहे हो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? उसमें आपके बच्चों के अनुभव शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये भी पॉजिटिव बात है, ये भी पॉजिटिव बात है, ये भी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, देखिएगा ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिन में रात होने का प्रमुख कारण है। यानी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां क्या हो जाता है, दिन में रात हो जाती है, और इसका प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है। बताइएगा इसका प्रमुख कारण क्या है? बताइए। दिन में रात यानी दिन रात होने का प्रमुख कारण है। दिन रात, ये दिन में रात नहीं होगा, दिन रात होने का प्रमुख कारण है। सूर्य का अपनी दूरी पर घूमना, देखिए सूर्य तो घूमता ही नहीं है। चंद्रमा का अपनी दूरी पर घूमना, ये भी नहीं है, वो अपनी दूरी पर नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। तो पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और चंद्रमा उसका चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया? बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। यानी बच्चों के सीखने पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था ये आपको बताना है। आपको बताना है क्या जीन पियाजे और एम वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या ब्रूनर और स्पीयरमैन। कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन है जिन्होंने क्या किया था? बच्चे के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन किया था। और ये किसने किया था? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने किया था। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने के नियम ही किसने दिए थे? आपके जीन पियाजे ने दिए थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और इन्होंने ही क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया था? जीन पियाजे ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों। और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। बताइए कौन से घटक है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक? सभी जीव, भू आकृति कारण, जलवायुवीय कारक या ये सभी। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो आप बोलोगे भैया प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो रही है तो जीव भी आएंगे, भू आकृति भी आएगी, जलवायु भी आएगी, तो यानी उपरोक्त सभी। यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सभी इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही है। अब आपसे पूछा गया पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। अब बताना है आपको, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है और बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। आप कहोगे ये तो बात गलत है। इससे बच्चों की अदाय कौशल, अदाय ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभिव्यक्ति कौशल का विकास, अभिव्यक्ति का नहीं होगा, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यानी ऐसा कौन सा अंग है जो अमोनिया को किस में बदलेगा? यूरिया में बदलेगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। NH3 क्या है? अमोनिया है। और जबकि यूरिया का बताओ क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो आपको बताना है कौन कन्वर्ट करता है। क्या यकृत करता है, वृक्क करता है, फेफड़े या हृदय?
बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे यकृत करता है, यकृत यानी लीवर आपका करता है दोस्तों। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यही है, इसी को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है आपकी, यही है आपकी यकृत है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था 10% होता है, इसमें ऊर्जा का पिरामिड बनता है और ये सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है दोस्तों। और इसका जो 10% का नियम है, ये किसने दिया था बताइए, ये जो 10% का नियम है ये किसने दिया था और कब दिया था, ये 1942 में दिया था। और किसने दिया था बताइए, लिंडमैन ने दिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया था किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे क्या बोला है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी हम ज्ञान का निर्माण करते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें किसकी आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। देखिए हम ज्ञान निर्माण करेंगे तो पहले से ही हमारे पास ज्ञान होगा यानी अनुभव होगा, तो ये वाला तो सही है। अब धारणा बनाना कि हमें किस प्रकार का ज्ञान बनाना है, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, कौन सा ज्ञान हमें कैसे खोजना है और उनका सत्यापन किस प्रकार करना है, ये भी पता होना चाहिए, तभी आप ज्ञान का निर्माण कर पाओगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर ये तीनों आपके अंदर है तो आप क्या कर लोगे, आप ज्ञान का निर्माण कर लोगे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कौन करता है, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन करता है, वायरस करता है, कवक करता है, प्रोटोजोआ करता है या नीली हरी शैवाल करता है। तो आप बोलोगे नीले हरे शैवाल करते हैं, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। इसमें आपसे बोला सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। अब सामाजिक बुराई कौन कौन सी है, बाल विवाह क्या है, सामाजिक बुराई है, इसके लिए तो शारदा एक्ट आया था। और शारदा एक्ट जो है कब आया था, ये आपको बताना है, कब आया था, 1929 में आया था। क्या आया था, शारदा एक्ट। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट जो है कब आया था, 1929 में आया था। ये बाल विवाह से संबंधित था। दहेज प्रथा बताइए सामाजिक बुराई है, ये भी बात सही है। बाल श्रम यानी 14 वर्ष से बच्चों को क्या काम कराना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी ये तीनों क्या है, सामाजिक बुराई है, लेकिन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। अब आपको बतानी है कि पर्यावरण जो आपका अध्ययन है इसकी आपकी कक्षा कैसी होनी चाहिए, बताइए बताइए। गतिविधि आधारित होनी चाहिए, बताइए गतिविधि आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। आप बोलोगे सिर्फ गतिविधि आधारित होना चाहिए। और गतिविधि आधारित होगी तो छात्रों में क्या होगा, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होगी। और जब चेतना जागृत होगी तो वो क्या करेंगे, वास्तविक जीवन को जोड़ सकेंगे अपने किससे, पर्यावरण से। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30। इसमें आपसे क्या बोला, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। बताइएगा कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है, बताइए, जिससे क्या होगा, बच्चा अपने सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सबसे बढ़िया मानेगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करेंगे तभी वो सामाजिक भावना सीख पाएगा। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करेंगे, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का क्या विकास करना सर्वोत्तम तरीका है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।